बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट द लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दूसरा हम छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का। हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेंगे इंशाल्लाह, और एनरोबिक फिर वो चूंकि फर्मेंटेशन है उसके ऊपर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लदा से बन जाता है, टाइप्स और इंपॉर्टेंस के ऊपर वो हम फिर अलग से पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा 2-3 दिन में, इसी वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करें बेटा लिमिटिंग फैक्टर। सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि बेटा लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है। तो हम कहेंगे कोई भी ऐसा फैक्टर विच अफेक्ट्स या विच डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, यानी बढ़ा दे या कम कर दे द रेट यानी स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। तो यहां इस सूरत हाल में हम इस रिएक्शन का मतलब क्या लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस के कोई भी ऐसी चीज जो कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको बढ़ा दे या उसको कम कर दे। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर कर लें, अगर आप इस पे थोड़ा सा, तो आपको जो चीज समझ में आएगी वो ये है कि अगर आप इक्वेशन पे गौर कर ले तो आपको पता है इसके लिए 4 चीजें चाहिए। ठीक है, तो बेटा 4 चीजें कौन सी चाहिए होगी। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, दूसरा वाटर चाहिए होगा, और फिर इसके लिए बेटा जी लाइट चाहिए होगी, फिर क्लोरोफिल चाहिए होगा, और इससे जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप एक बात बताऊं कि मेन फैक्टर्स पता है कौन कौन से होंगे। मेन फैक्टर्स अगर आप देखें तो लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, फिर इसके अलावा एक फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर, और तीसरा है इसकी कंसंट्रेशन। पता है क्यों ये वाटर और इसको हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि क्लोरोफिल होता ही होता है, वह एक पत्ता है उसमें जितना क्लोरोफिल है उसके हिसाब से ही हम देखेंगे ना। ठीक है, क्यों आपकी सांसें तेज निकल रही हैं, कोई स्पेसिफिक हवा आ रही है कोई। अच्छा, तो लाइट जो है दैट इज के एक फैक्टर तो लाइट हो गया, तो वो मैं यहां लिख देता हूं दैट इज लाइट, ये वाला आ गया जी। ठीक है, दूसरे नंबर का फैक्टर वो लिख देते हैं हम टेम्परेचर, और तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, हम ये नहीं लिखेंगे, पता क्यों, क्योंकि वाटर होता ही होता है पौधे के पास। ठीक है, वो प्लांट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल, तो इसलिए पानी की इतनी जरूरत मसले मसाइल नहीं होते। और क्लोरोफिल तो जितना है उतना ही रहेगा ना, आप उसको बढ़ा थोड़ी ना सकते हैं। ठीक है, आप एक पत्ता है और फिर दूसरा पत्ता है, तो उसको यानी दोनों के दोनों पत्ते उनमें जितना क्लोरोफिल है उतना ही रहेगा, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ये हमें बेटा समझ आ गई बात, दैट इज दी ये वाले फैक्टर। अब ये फैक्टर किस किस तरह से अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, तो वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इन तीनों फैक्टर्स को हम पहले नंबर पे लाइट की बात करें। बेटा लाइट 2 तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। पहला जो फैक्टर है दैट इज दी क्वालिटी, और दूसरा फैक्टर है इंटेंसिटी। अगर आप गौर करें तो जो जैसे जैसे इंटेंसिटी की पहले बात कर लेते हैं, तो बेटा अगर एक साइड पे मैं लिखूं दिस इज दी लाइट इंटेंसिटी, यानी लाइट की कितनी तेज लाइट है, रोशनी। ठीक है, और इस साइड पे लिखूं फोटोसिंथेसिस, तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। लेकिन मैंने फिर से बताया कि बहुत ज्यादा जो जब आप लाइट बढ़ा देंगे तो देखें फोटोसिंथेसिस सारे के सारे एंजाइम काम में आने शुरू हो जाएंगे। तो अब उसके बाद तो जितनी मर्जी लाइट बढ़ाएं कोई फायदा नहीं होने वाला ना। देखें सीधी सी बात है कि एंजाइम थे फर्ज किया 1000 है, तो आपने लाइट बढ़ाई तो पहले 100 एंजाइम काम कर रहे थे, अब 200 करना शुरू हो गए, फिर और लाइट बढ़ाई तो 300 करना शुरू हो गए, जब और लाइट बढ़ाते बढ़ाते जब 1000 एंजाइम काम करना शुरू हो गए, अब इसके बाद आप जितनी मर्जी लाइट बढ़ाएं कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो आप लिखेंगे कि द लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। क्यों कांस्टेंट हो जाती है, बिकॉज नो फर्दर सारे के सारा जितने भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल थे वो लाइट को एब्जॉर्ब करने में लग गए हैं, अब मजीद लाइट वो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है।
फुल हो गई है, ठीक है। तो ये आपको लाइट का पता लग गया। लेकिन लाइट सिर्फ इंटेंसिटी में फर्क नहीं करती। अगर बेटा आप ग्रीन कलर की लाइट जला दें या येलो कलर की लाइट जला दें, आप जितनी मर्जी तेज कर ले, फोटोसेंसिस नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? बिकॉज दिस टाइप ऑफ लाइट इज नॉट required by the photosynthesis, it is not absorbed by the chlorophyll A। थोड़ा सा होगा जरूर फोटोसिंथेसिस। आप कहेंगे सर वो क्यों होगा? क्योंकि बेटा कैरोटिनॉइड्स जो है ना, वो जो तीसरे पिगमेंट्स थे, मैंने कहा था ना 3 तरह के पिगमेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए। तो कैरोटिनॉइड्स ऑरेंज वगैरह लाइटों को अब्सॉर्ब कर लेते होते हैं, येलो वगैरह को, और वो फिर देते हैं क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए को। तो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस सस्टेन यानी जिंदगी सस्टेन करने के लिए थोड़ा बहुत चलता रहेगा, पर वो बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? बिकॉज दैट लाइट इज नॉट इजीली और वो कैसे हैप्पीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। सही है। तो हम कहेंगे ये तो क्वांटिटी है, इंटेंसिटी है, प्लस क्वालिटी जरूरी है। और क्वालिटी जरूरी में द बेस्ट वेवलेंथ्स व्हिच आर एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल आर वायलेट ब्लू टू ऑरेंज रेड। याद आया कुछ? ब्लू एंड रेड आपकी किताब में लिखा है, तो आप वो लिखेंगे। तो क्वालिटी में आप लिखेंगे ऑरेंज एंड ब्लू एंड रेड, और दूसरे केस में आप लिखेंगे दैट इज द इंटेंसिटी में मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है जी। दूसरी जो चीज है बेटा वो है टेम्परेचर। अभी मैंने बात बताई थी ना, दूसरा फैक्टर विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज द टेम्परेचर। आमतौर पे अगर हम लाइट भी पूरी दें, वाटर भी पूरा दें, कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरी हो, पत्ता भी सही जगह पे खड़ा हो, है, तो अगर हम इस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। लेकिन जब हम मजीद बढ़ाएंगे तो एंजाइम सारे तबाह हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। पता है क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर जो एंजाइम है ना, उनको वाह गर्मी बर्दाश्त करने की आदत होती है। लेकिन अगर आप प्लांट को पकड़ के उबाल ही दें तो फिर एक अलग बात है, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वैसे फुल बटा फुल गर्मी में 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी प्लांट सरवाइव करते हैं, क्योंकि वो पानी उड़ाते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं, तो आराम से ग्रो कर। इसलिए आप दरख्तों के नीचे फुल बटा फुल गर्मी में भी सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपीरेशन कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा होता है और वो आपके ऊपर आ रहा होता है, और ठंड ठंड फील होती है, तो अच्छा लगता है। समझ गए जनाब बात को? तो ये आपको टेम्परेचर का भी इफेक्ट पता लग गया कि टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट टू अ सर्टेन लिमिट, आफ्टर दैट द एंजाइम बिकम लोअर। ठीक है। अब आखिरी चीज दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ये चूंकि मैं सिर्फ आपको ग्राफ बता रहा हूं, तो अगर आपको बस मेरा मकसद है, अगर आपको ग्राफ याद रह गया तो आपको सारा कुछ याद रह गया। इंग्लिश में आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये तीसरा जो फैक्टर है, मेन फैक्टर। बेटा देखें, कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, बाकी सारा कुछ पूरा हो, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस द फोटोसिंथेसिस। पर एक बात याद रखें, जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाती है ना, तो प्लांट के अंदर से एक और मैकेनिज्म होता है बेटा, वो बंद ही कर देता है स्टोमेटा को कि अल्लाह अब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए। तो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कैन कॉज क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मजीद तो आएगी नहीं। तो जब रॉ मटेरियल कम हो गया तो फिर प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो बेटा ये हैं वो फैक्टर्स जो कि आपको लग गए पता कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपनी खुराक खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साथ में इसके वाटर बनता है प्लस 6O2। जनाब ये समझ आ गया। अब आते हैं बेटा आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज द रेस्पिरेशन। और व्हाट वी से द रेस्पिरेशन इज द ये टोटली उलट है। देखें बेटा, आपको याद होगा मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं? जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं,
है। तो जो छोटे मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि सर फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा या ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ा, दोनों तरीके से उनके अंदर से एनर्जी रिलीज कर। मैंने कहा था जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अब आप टोटली एक डिफरेंट स्टेप में, ये वो सेकंड पार्ट ऑफ दैट डायग्राम है कि पहले में तो फोटोसिंथेसिस ने सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके एनर्जी फूड बना दी, अब उस फूड को तोड़ के उससे क्या बनाया जाएगा, एनर्जी रिलीज कराएगी और उसको फिर उससे और सामान बनाया जाएगा, एटीपी वगैरह और ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब हम उस रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले सबसे पहले ऑब्वियसली हर सेल को बेटा, एवरी सेल नीड्स, हर सेल को बेटा एनर्जी की जरूरत होती है। ऑब्वियसली उसने अपने जो भी काम शाम करने होते हैं उसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है। और वो एनर्जी बनाने के लिए दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है, आप लिखेंगे दिस इज द प्रोसेस इन which carbon hydrogen bonds of the food are broken by oxidation, reduction reactions to produce energy inside the cell। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो गई, सही है। अच्छा बेटा, फूड तो सारे ही तोड़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट फूड जिसको तोड़ा जाता है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, वो है ग्लूकोज। क्या है बेटा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कैसे तोड़ा जाएगा हम अभी बात करते हैं। तो ग्लूकोज को बेटा तोड़ा जाता है 3 तरीकों से। अगर ऑक्सीजन पूरी है, मेन 2 तरीकों से, ऑक्सीजन इज अवेलेबल, सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो फिर इस पूरे ग्लूकोज को तोड़ के, यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया जाता है, पायरुविक एसिड से फिर पूरा बूटा तोड़ के इससे क्या बनाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बहुत सारी एनर्जी। आप लिखेंगे व्हेन, अच्छा यानी ग्लूकोज टूटेगा किस तरह, ये 2 रास्ते हैं। एक, जब ऑक्सीजन इज अवेलेबल, इसमें क्या होगा, ऑल दी बॉन्ड्स, ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसको हम कहते हैं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पता लग गई, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, दिस इज द प्रोसेस इन विच ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द फूड आर ब्रोकन डाउन इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। देखें, एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में नहीं रहा, कोई सारे के सारे टूट फूट गए हैं, सही है जी। लेकिन एक दूसरा प्रोसेस भी है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो ऑक्सीजन हो भी तो वो ये काम नहीं करते, वो अपनी मर्जी से करते हैं। दैट इज वी से दैट द इनसफिशिएंट या नो ऑक्सीजन, ठीक है, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं या फिर थोड़ी है, उस केस में इससे कुछ और चीजें बनती हैं जिनको हम लैक्टिक एसिड या अल्कोहल कहते हैं, और इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। बेटा इसके 3 फर्दर प्रोसीजर्स हैं जिनको हम आज नहीं, कल भी नहीं, परसों वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप दोनों तरह, आपको सिर्फ आज रेस्पिरेशन और उसकी दोनों टाइप्स का पता लग गया, एक में ऑक्सीजन अवेलेबल है, दूसरी में नहीं है। तो दोनों को पूरी डिटेल में हम अगले दोनों लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद उम्मीद है 2, 3, 4, 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।